सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। रामदेव याद हैं आपको? अभी चंद साल ही गुजरे हैं जब दिल्ली के रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागे थे सलवारी बाबा। योग कराते कराते आटा, तेल, सत्तू, धनिया, मिर्ची बेचने लगे और जनता अनुलोम विलोम करती रही। बाबा जी करोड़ों का मुनाफा कूटते रहे और जनता को योग करती रही। रामदेव बीमार लोगों को सांस को अंदर बाहर लेने का तरीका सिखा रहे थे और भोली भाली जनता बाबा के चरणों में लेट गई। लेकिन धर्म और आस्था के नाम पर लोगों का तेल निकालने वाले रामदेव को कोई फर्क नहीं पड़ा। पतंजलि के दूध का पाउडर, पतंजलि के शुद्ध सरसों का तेल, पतंजलि के शुद्ध आंवले का रस, पतंजलि का शुद्ध नूडल्स, पतंजलि के शुद्ध शहद और शुद्ध देसी घी की शुद्धता की पोल खुलने के बाद अब रामदेव ने भारत की इंटरनेशनल फजीहत करवा दी है, क्योंकि एक बित्ते भर के देश ने रामदेव की धोती नाप दी है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने रामदेव को एक के बाद एक झटका देने के बाद सीधे बैन कर दिया है। जी हाँ, सुना आपने, ये वही रामदेव हैं जो शहद में चीनी का शीरा मिलाते रंगे हाथ पकड़े गए। गाय के नाम पर शुद्ध देसी घी में रामदेव कोई मिलावट को खुद मोदी सरकार की लैब ने बेनकाब कर दिया। लेकिन मिलावट का धंधा करने वाले रामदेव पर कोई भी सख्ती दिखाने में मोदी सरकार की सांस फूलने लगती है। पर नेपाल ने जो किया वो भारत को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। नेपाल ने रामदेव की दवा कंपनी को बैन कर दिया है, यानी रामदेव की दवा कंपनी को नेपाल ने ब्लैक लिस्ट कर दिया और बेचारे रामदेव अनुलोम विलोम करते रह गए। अब सोचिए, रामदेव के प्रोडक्ट का हमारे देश की मीडिया जितने धूमधाम और गाजे बाजे के साथ प्रचार करती है, उन्हीं रामदेव की दवा कंपनी को नेपाल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया और बेचारे रामदेव कुछ नहीं कर सके। मिलावट के धंधे में कई बार बेनकाब होने के बाद भी रामदेव ने कभी अपनी खामी को स्वीकार नहीं किया। उनकी नज़र में उनकी कंपनी को छोड़कर सब मिलावट करते हैं और उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। लेकिन नेपाल को रामदेव की दवाओं से क्यों दिक्कत होने लगी? रामदेव ठहरे मोदी जी के यार, फिर भी नेपाल ने रामदेव के खिलाफ इतना कड़ा कदम कैसे उठा लिया? लेकिन अगर रामदेव के मिलावट के धंधे पर गौर किया जाए तो बाबा इस मामले में काफ़ी मास्टर माने जाते हैं। शायद पैसे की भूख और दौलत की चाहत ने रामदेव को सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि गूंगा और बहरा भी बना दिया है। कोई और देश होता तो इनकी कंपनी पर कब का ताला लग चुका होता, लेकिन रामदेव इस धंधे में बड़े पुराने खिलाड़ी लगते हैं। गेरुआ चोला को देखकर अक्सर लोगों की आस्था इनसे जुड़ जाती है और देसी, स्वदेशी और देशभक्ति के नाम पर इन्होंने अपनी कंपनी का जमकर प्रचार किया और अपना धंधा चलाते रहे। लेकिन एक हिंदू बहुल देश ने रामदेव को इतना बड़ा झटका क्यों दिया? आखिर क्यों रामदेव की कंपनी को कर दिया बैन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। बाबा रामदेव को देश और दुनिया का एक बेहतरीन योग गुरु कहने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब रामदेव ने योग के साथ साथ किराना और आयुर्वेदिक दवाइयों का धंधा शुरू किया तब पता चला कि रामदेव बाबा नहीं बल्कि लाला बन चुके हैं। किसी ज़माने में मोदी को जीत दिलाने के लिए रामदेव ने घूम घूम कर लोगों को समझाया करते थे कि मोदी जी जीतेंगे तो काला धन वापस आएगा, डीजल पेट्रोल बिल्कुल सस्ता होगा, गरीबों के दुख दूर होंगे। लेकिन अब रामदेव उन पर बात भी नहीं करना चाहते। स्वदेशी नाव पर सवार होकर आस्था का तड़का लगाने वाले रामदेव को इस बार नेपाल ने बहुत जोरदार झटका दिया है और उनकी कंपनी को नेपाल में बैन कर दिया। नेपाल के ड्रग रेगुलेटर ने रामदेव के पतंजलि उत्पादों का निर्माण करने वाली दिव्य फार्मेसी समेत 16 भारतीय दवा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब ये कंपनियां नेपाल में किसी भी सूरत में दवाएं नहीं बेच सकती। नेपाल ने इन कंपनियों को बैन करने के पीछे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानदंडों का पालन नहीं करने का हवाला दिया है। औषधि प्रशासन विभाग ने 18 दिसंबर को जारी एक नोटिस में नेपाल में इन दवाओं को सप्लाई करने वाले स्थानीय एजेंट को ब्लैक लिस्ट कंपनियों के प्रोडक्ट को तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है। विभाग ने कहा है कि इन कंपनियों की दवाओं को नेपाल में न तो लाया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। यानी रामदेव समेत 16 भारतीय दवा कंपनियों के लिए नेपाल ने जोरदार झटका दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसरों का कहना है कि WHO के मानकों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की लिस्ट को कोई ऐसे वैसे ही नहीं जारी कर दिया, बल्कि इनकी जांच के बाद लिस्ट जारी की गई है, क्योंकि उन्होंने अपने उत्पादों को नेपाल में निर्यात करने के लिए आवेदन किया था। यानी नेपाल इनकी दवाओं को अपने देश में बेचने के लिए पहले इनके प्रोडक्ट की जांच की और जब इनके प्रोडक्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक पर खरा साबित नहीं हुए तब इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल और जुलाई में विभाग ने दवा जांच की एक टीम को उन दवा कंपनियों के निर्माण सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए भारत भेजा, जिन्होंने नेपाल को अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए आवेदन किया था। दिव्य फार्मेसी के अलावा इस लिस्ट में रेडियंट पेरेंटरल्स लिमिटेड, मरकरी लेबोरेटरीज लिमिटेड, अलायंस बायोटेक, कैप्टेब बायोटेक एग्लोमैड लिमिटेड, जी लेबोरेटरीज, डैफोडिल्स फार्मास्यूटिकल्स, GLM फार्मा, यूनिजूल्स लाइफ साइंस, कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, श्री आनंद लाइफ साइंसेज, IPCA लेबोरेटरीज, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, डायल फार्मास्यूटिकल्स और मैकोर लेबोरेटरीज शामिल हैं। इसी तरह विभाग ने 19 दिसंबर को जारी एक अन्य नोटिस में वितरकों को भारत की कंपनी ग्लोबल हेल्थ केयर द्वारा निर्मित 500 मिलीलीटर और 5 लीटर हैंड सैनिटाइजर को वापस लेने के लिए कहा। विभाग ने संबंधित संगठनों से हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, बिक्री या वितरण नहीं करने को कहा है। भले ब्लैकलिस्ट होने वाली कंपनियों में केवल रामदेव के अलावा और भी भारतीय कंपनियां हैं, लेकिन रामदेव के लिए ये झटका बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि उनकी दवाओं पर नेपाल में कोई पहली बार सवाल नहीं उठ रहा। इससे पहले साल 2017 में नेपाल में इनके प्रोडक्ट लात मारकर वापस कर भेज दिया गए, क्योंकि पतंजलि के 6 प्रोडक्ट लैब टेस्ट में फेल हो गए थे। लेकिन ये बात नेपाल की हो रही है। भारत में भी रामदेव की दवाओं और रामदेव के दावे पर कई बार फेल हो चुके हैं। इसी साल खबर आई थी, पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया, लेकिन रामदेव ठहरे मोदी जी के यार। तो ऐसे में रामदेव कहां अपनी बदनामी सहने वाले थे। राज्य की लेबोरेटरी की रिपोर्ट को गलत बता दिया, जिसके बाद केंद्रीय प्रयोगशाला में भी बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया। इसी तरह साल 2016 में RTI में खुलासा हुआ कि पतंजलि के 40% प्रोडक्ट लैब टेस्ट में फेल हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि RTI के अनुसार 2013 से 2016 के बीच 82 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 32 उत्पाद की क्वालिटी मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसमें पतंजलि आंवला दिव्य जूस और शिवलिंगी बीज भी शामिल है। स्वदेशी के साथ साथ देशभक्ति का राग अलापने वाले रामदेव ने भारतीय सेना को भी चूना लगाने से पीछे नहीं हटे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना की कैंटीन ने भी पतंजलि के आंवला जूस पर बैन लगा दिया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पब्लिक हेल्थ लैब की जांच में फेल पाया गया, जो सेहत के लिए हानिकारक है। खाने पीने के प्रोडक्ट के अलावा आयुर्वेदिक दवाओं के 18 नमूने भी क्वालिटी मानकों पर कमजोर पाए गए हैं। यही नहीं, टीवी चैनल और अखबारों में इनके विज्ञापन में जमकर झूठ फैलाया जाता है। रामदेव अपने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा करते हैं। विज्ञापनों पर नजर रखने वाली संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल ने माना है कि पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट, पतंजलि जूस और अमूल एपिक चोको आइसक्रीम समेत 98 प्रोडक्ट ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं। यही नहीं, शुद्धता का राग अलापने वाले रामदेव के सरसों का तेल भी मिलावटी निकला। साल 2021 में पतंजलि के शुद्ध सरसों का भी क्वालिटी में फेल हो गया, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इसी तरह से मिस ब्रांडिंग और भ्रामक प्रचार के 5 मामलों में दोषी पाए जाने पर ADM हरिद्वार ने पतंजलि आयुर्वेद की 5 उत्पादन यूनिटों पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी तरह से रामदेव ने महामारी को अवसर में तब्दील कर दिया। एक तरफ जब दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट कोरोना का इलाज खोज रहे थे, वैक्सीन बनाने में लगे थे, तब रामदेव ने इसके इलाज के झूठे दावे कर दिया और कोरोनिल लॉन्च कर दी। लेकिन आयुष मंत्रालय ने कंपनी को दवा की बिक्री और विज्ञापन पर रोकने के लिए कह दिया। उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट के लाइसेंस ऑफिसर ने इस मामले को लेकर कहा कि पतंजलि की एप्लीकेशन के मुताबिक हमने उन्हें लाइसेंस इशू किया, लेकिन उन्होंने इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं किया था। हमने सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, कफ और फीवर के लिए लाइसेंस अप्रूव किया था।
इसी तरह से कोरोना के इलाज के नाम पर इनके तमाम दावे तब मनगढ़ंत साबित हो गए जब पतंजलि में कोरोना का हब बन गया। रामदेव के पतंजलि में 46, योग ग्राम में 28 और आचार्य कुलम में 9 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनके झूठ और प्रचार तंत्र के इतिहास पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि ये कैंसर के 100% इलाज का दावा भी कर चुके हैं, HIV और कभी होमोसेक्सुअलिटी के इलाज का भी दावा कर चुके थे। इस तरह से रामदेव और उनके झूठ का इतिहास बहुत पुराना है। अब तक इनका झूठ भारत में पकड़ा जाता था, लेकिन नेपाल ने इनको कायदे से नाप दिया। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।